हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। अब अपन है ना पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है दी वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का चैप्टर मतलब पार्ट सेकंड हम देखने वाले हैं अभी। इसमें हम क्या देखेंगे ये चीज़ भी देख लेते हैं कि इसमें हम देखेंगे पॉलिटिक एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। जो कार्यपालिका होती है वो पॉलिटिकल और परमानेंट बेसिस पे होती है। पॉलिटिकल जो कि 5 साल के लिए चुनी जाती है और परमानेंट जिसको चुनकर बैठा दिया जाता है वो परमानेंट होते हैं, उनको हटा नहीं सकता कोई भी। वो होते हैं हमारे कलेक्टर IAS। ठीक है ना। अब ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे जुडिशरी, हम इसमें पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। ये 3 टॉपिक अभी हमारे बच्चे हैं इस पार्ट में जो कि आज हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए जो अपने किया था अभी अपने पार्ट फर्स्ट में, उसका छोटा सा डिस्कशन। उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन वर्क करता है। हमने स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने बीपी मंडल जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी बीपी मंडल को लागू कराया था 1991 में, 1991 में, उसके बारे में पढ़ा था। कैसे उसमें हमने देखा था कि जो बीपी मंडल था 1979 में दिखाया गया, उस पर मुद्दा चला। 1980 में एक कमीशन बनाई गई। उस कमीशन ने मतलब 1979 में बना ली गई और 1980 में उसने कहा कमीशन ने कि भाई उस कमीशन का नाम था अदर बैकवर्ड कमीशन। ठीक है ना। उस कमीशन का नाम था। तो उस कमीशन ने कहा कि भाई आपको 27%, 27% रिजर्वेशन आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को। इस बात पे है ना काफ़ी वक्त तक बहस हुई। फिर आगे चल के जनता दल जो थी, जनता दल 1980 में इसी मुद्दे पर बात करके आगे बढ़ी और जीती। इसी वजह से 1991 में जनता दल ने इस कानून को लागू करवा दिया और लागू करवा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब से भारत के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज आ गई। वो कैटेगरीज थी, एक थी ST/SC, दूसरी थी OBC और तीसरी जनरल। इन लोगों ने 3 हिस्सों में भारत के सिटीजन्स को डिवाइड कर दिया। फिर ये चीज़ हमने देखी इसमें अभी। फिर हमने एक ये भी देखा था कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। सॉरी, जुकाम हो गई भाई। हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ में हमने पढ़ा था इसमें कि एग्जीक्यूटिव वो कहाँ पे बैठ के काम करते हैं। पार्लियामेंट्री के थ्रू वो काम करते हैं ना। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट बनती है, जो रूल्स और रेगुलेशंस को क्रिएट करते हैं और उनको पास करके आगे पहुंचाते हैं। ये हमारी लेजिस्लेटिव होती है पार्लियामेंट। फिर हमारी आती है एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका में 2 तरह के लोग होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। रिवीजन हमने छोटा सा कर लिया है 2-3 मिनट का। अब हम इससे देखते हैं। तो इसमें हमारे सामने पॉइंट सबसे पहला होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हमने अभी अभी मैंने आपको बताया 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। दैट आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव which is sorry which is elect for 5 years in India, and second are the permanent executive which passes through the exam of civil service of UPSC, Union Public Service Commission। इसको पास करके वो बनते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये हमने पढ़ा, जाना, कई हद तक समझा। अब हम इसे डिटेल में अगर देखें तो जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसमें मोस्टली हम देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जो कि हमारा प्रधानमंत्री है उसको, और साथ ही साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
और प्रधानमंत्री की जो सरकार है उसकी पार्टी के जो लोग हैं उनको हम देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। अब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कैसे देखते हैं? हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव में देखते हैं सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है ना, सिविल सेवकों को हम कार्यपालिका में देखते हैं। सॉरी। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए गए होते हैं लोगों के द्वारा। अब लोगों ने इनको चुना है और लोगों ने इनको अपने बिहाफ में देश में कानून लाने के लिए आगे भेजा है। अब ये कानून बनाते हैं और उनको फॉलो भी कराते हैं, ठीक है ना। ये जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये सीधे रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम को करने के। अगर काम अच्छा होगा तो इनका नाम होगा और काम बुरा होगा तो भी इनका नाम होगा। ये चीज़ हमने इसमें देखते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जनता अगर इनसे सवाल पूछे तो उस सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये हम इसमें देखते हैं। ये लोग जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनके पास पूरी डिसीजन लेने की पावर होती है, पर इनका एक मेन मोटिव ये होता है कि ये जो डिसीजन लेने वाले हैं उस डिसीजन की एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर ले कि इस डिसीजन को लेने के बाद क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इमेज बना ले अपने माइंड में। ये चीज़ हमने इसमें देखी समझी। अब कुछ और अगर इसके बारे में पॉइंट्स को देखना चाहें अगर हम, तो पॉइंट्स कुछ और आते हैं कि है ना, जो सेकंड कैटेगरी होती है। अब हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स को हम गिनते हैं, मानते हैं। सिविल सर्वेंट्स कौन? कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं। आईएफएस, आईआरएस, ठीक है ना, ये सारे सिविल सर्वेंट्स हैं। ये हेल्प करते हैं इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को जो कि चुने गए हैं जनता के द्वारा। और साथ ही साथ में जो दिन ब दिन काम होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के, उनको कंप्लीट कराने में ये अपना माइंड लगाते हैं। कौन? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बात समझना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का सिर्फ नाम आता है, रियलिटी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को आगे फ्रंट पे खड़ा किया गया है क्योंकि उसे चुन के भेजा है सरकार ने, उसे चुन के भेजा है लोगों ने, ठीक है। लेकिन दूसरा जो नाम आता है वो हमारा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट आर एलिजिबल विद देयर क्रीमी माइंड, विद देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे जो सिविल सर्वेंट में पास हुए, इस वजह से उनको ये मौका मिला कि वो एग्जीक्यूटिव का रोल निभाएं। ये चीज़ हमने देखी। अब ये दोनों मिलके काम करते हैं लेकिन नाम होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के, ठीक है। हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये नॉर्मल इलेक्टेड होते हैं, इनका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं ये अपने फील्ड में स्पेशल होते हैं और इतने स्पेशल होते हैं कि ये कई जगहों पर अपने आइडियाज़ के थ्रू कई अच्छे अच्छे कानून बना सकते हैं। अब मैं बात करूं, आप सबने सुना होगा नाम जो कि है, मतलब कि आप सबने शायद से अपने, उनका नाम क्या है जिनको हम कहते हैं, मतलब क्या यार, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, चलो आपको बाद में बताता हूँ उनका नाम क्या है। वो एक अपन के है ना रॉ एजेंट भी बन के गए थे, पहले आईपीएस थे वो, फिर रॉ एजेंट बन के गए थे। जेम्स बॉन्ड कहते हैं अपन उन्हें, भारत के जेम्स बॉन्ड। आपको शायद से पता हो तो आप बताइएगा कमेंट में कि क्या नाम है उनका। भारत के जेम्स बॉन्ड उन्हें हम कहते हैं। तो वो रॉ एजेंट भी बन के गए थे और आईपीएस भी वो है ना यूपीएससी को पास करके बने थे। और आज के वक्त में वो भारत की डिफेंस सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफेंस सर्विस में अपने आइडियाज़ देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से काम होता है। अब हम प्राइम मिनिस्टर को अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से वो मिनिस्टर है जो कि है ना कई सारे लोगों की मदद लेता है। अब वो कई सारे लोग उसकी सरकार भी होते हैं। अब वो उसकी जो सरकार में है
उनको तो चांस मिलेगा ऊपर का मंत्री बनने का, मतलब अच्छा मंत्री बनने का। और भी कुछ लोग जो होते हैं जो उनकी सरकार के हो या ना हो, उनको भी मौका मिलता है एक मिनिस्टर बनने का, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर 3 तरह के मिनिस्टर्स को बनाता है, जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को लिख के दे देता है। राष्ट्रपति मतलब फिर चुनता है कि कौन कौन है ना, कौन सा मिनिस्टर बनेगा। तो हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर 3 तरह के मिनिस्टर्स की मदद लेता है। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे ऊपर के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे अमित शाह। अमित शाह का नाम आपने सुना ही है भाई। उसमें मैं आपको बताऊं, ये तो गलत बात है कि अमित शाह को नहीं जानते आप। फिर हमने नाम सुना है इनमें हमारे राजनाथ, सॉरी, हमने नाम सुना है इसमें हमारे राजनाथ सिंह का, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हम जानते हैं जो कि है ना हमारे एक फील्ड में काम करते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, केंद्र के लेवल पे काम करते हैं। अब हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी ऐसे ही मिनिस्टर्स को चुना जाता है, लेकिन वो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वहाँ के राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वो राज्यपाल सिर्फ वही, जैसे प्रेसिडेंट है ना, उंगली रख के कहता है कि इसको बना दो मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक लिस्ट बना के देता है। उसी तरह से यहाँ पर स्टेट में हम देखें तो स्टेट में राज्यपाल भी है ना, उंगली रख के कह देता है कि इसको बना दो मिनिस्टर। और स्टेट में आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर कहता है कि लिस्ट ये रही सर, आप इस लिस्ट के तहत ना इन मिनिस्टर्स को बताओ कि कौन सा आपको सही लगता है, कौन सा मिनिस्टर बनने के लायक है। फिर हम देखते हैं थर्ड टाइप हमारा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स हैं जो कि इन दोनों कैटेगरी के मिनिस्टर्स की मदद करेंगे। एक तरह से आपने सुना होगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, वाइस कोऑर्डिनेटर। इस तरह से ही ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं वो वाइस मिनिस्टर्स हैं, मतलब लिखना मत कभी भी वाइस मिनिस्टर, इनको डेप्यूटी मिनिस्टर्स ही कहते हैं, पर इनको हिंदी में उप मंत्री भी कहते हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद के लिए चुने गए हैं। अगला पॉइंट हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर क्या है। अब मतलब प्राइम मिनिस्टर पोजीशन क्या है। आप प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ये है कि वो सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है अभी प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा वो कर सकता है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट मंत्रियों को चुनता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को चुनवाता है कि है ना कौन प्रेसिडेंट बनने के लायक है। प्राइम मिनिस्टर एक बात कहकर प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट से अपना काम करवा सकता है किसी भी बात को कहकर, मतलब किसी भी तरह से, क्योंकि मेन पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, और एक फ्रंट खड़े होकर बताने वाली पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है, वो चूज़ करता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और उसी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन उस फाइनल डिसीजन को बताने वाला जो है वो होता है अपना प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की मदद करते हैं उसी के सरकार के मंत्री, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर एक तरह से पीछे से खड़े होकर बंदूक प्रेसिडेंट के ऊपर रख कर चलाने वाला इंसान है। नाम आएगा प्रेसिडेंट का, लेकिन काम होगा प्राइम मिनिस्टर का। ये हम देखते हैं। अब पॉइंट हमारा उठता है कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर इतना ताकतवर है तो हम फिर प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही क्यों है। अब हम प्रेसिडेंट का भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे भारत का पहला नागरिक कहलाया जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया आर नोन एज प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये एक डेफिनेशन भी है प्रेसिडेंट की कि जो फर्स्ट सिटीजन है हमारे भारत का, उसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट है वो हमारा, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, वो एक नाम मात्र प्रधान है जो कि आगे खड़े रह के डिसीजन को सुनाता है, लेकिन असलियत में उसके पीछे खड़े होकर डिसीजन सुनाता है प्रधानमंत्री। जो
प्रेसिडेंट है भारत में, वो प्रेसिडेंट एक इनडायरेक्ट चुनावों के द्वारा आता है, मतलब कि सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ये चुनकर प्रेसिडेंट को बनाएंगे, विधानसभा भी। पर अगर हम देखें हर जगह पर एक जैसी बात नहीं होती। यूएसए में जो पावर है, जो शक्ति है प्रेसिडेंट की, वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ पे पोस्ट भी नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति ही पोस्ट है जो कि ताकतवर है काफ़ी ज़्यादा। अब इसी चीज़ में अगर हम और बात करना चाहें तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, सरकार में। अब उस पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्टेड हिम। मतलब जो पार्लियामेंट में मेंबर्स चुने गए हैं ना, और मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव में इलेक्ट किए गए हैं, सिंस ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली वे में इलेक्ट किए गए हैं। कौन से? जैसे कि हमारे राज्यसभा के लोग। आपको पता है राज्यसभा की कोई वोटिंग होती है ना? राज्यसभा की कोई वोटिंग नहीं होती। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो नॉर्मल मेंबर्स हैं, उनकी कोई वोटिंग नहीं होती है। फिर हम आगे देखें इसी चीज़ में, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स को चुना जाता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना जाता है, लेकिन उस पे है ना मंजूरी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी होती है, जो कि है ना प्राइम मिनिस्टर के खास सगे संबंधी के बराबर है। अब प्रेसिडेंट की जो एक्सरसाइज है, प्रेसिडेंट का जो काम है, वो लेजिस्लेटिव का भी है, एग्जीक्यूटिव का भी है, फाइनेंशियल, जुडिशियल, मिलिट्री पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन उसे एडवाइस देने वाला, उससे काम करवाने वाला प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के जो सरकार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट से कहते हैं आपको ये काम करना पड़ेगा, हम आपसे कहते हैं। ठीक है। अब इसमें बात आई कि क्या प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है इसकी इतनी ही पावर है? नहीं, उसकी एक और पावर है जो कि एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी बहुत काम की है। वो पावर है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल पसंद नहीं आ रहा है तो उससे कहा जाएगा कि आपके पास बिल आ गया, इस पे साइन कर दो। लेकिन अगर वो चाहे तो वो उस बिल को कुछ समय तक रोक के रख सकता है, जैसे कि 6 महीने, 4 महीने, 5 साल के आसपास तक वो उस बिल को रोक सकता है। 5 साल के आसपास तक रोक लिया अगर उसने उस बिल को, तो होता क्या है, तो 5 साल के बाद तो है ना सरकार बदल सकती है। अगर सरकार बदल गई तो फिर वो बिल ही पास नहीं होगा। तो इसी तरह से एक पावर जो है प्रेसिडेंट की, सिर्फ प्रेसिडेंट की, जिसपे है ना किसी और का मैटर नहीं करता, माइंड किसी और है, कोई और है ना अपनी डिसीजन को नहीं ले सकता। वो पावर है कि वो जो प्रेसिडेंट है वो डिले कर सकता है, बिल को पास होने से रोक सकता है। अब प्रेसिडेंट के पास पावर ये भी है कि वो अपॉइंट करता है लीडर्स को, जो कि एक कॉलिजन, मतलब सही, वो अपॉइंट करता है लीडर्स को। जैसे कि राज्यसभा में जो लीडर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। ये चीज़ हम राष्ट्रपति के बारे में जानें। अब हम जुडिशरी की बात करें तो इंडिया हैज़ द वन मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। दुनिया भर में इंडिया के पास एक ताकतवर जुडिशरी है, ताकतवर न्यायपालिका है। जुडिशरी होती क्या है? जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव है, जो मतलब इंडिपेंडेंट एक न्यायपालिका है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर को डिमिनिश करती है, घटाती है। किस तरह से? जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी कानून पे काम कर रहे हैं, फॉलो अप करके वो ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं कानून को। अगर जुडिशरी को लगा ये गलत है तो जुडिशरी इस पॉइंट पर कह सकती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो और इस चीज़ को मैं चलने नहीं दूंगा। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो जुडिशरी के पास पावर है उन ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है इनको रोकने। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी रोक सकता है हमारा जुडिशरी। ठीक है। अब इसी चीज़ में हम और भी देखना चाहें अगर, तो हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक हेड होता है, जिसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करता है और उससे ओथ भी दिलाता है, मतलब उससे शपथ भी दिलवाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज है
उसको अपॉइंट करने के पीछे प्राइम मिनिस्टर का ही माइंड होता है। प्राइम मिनिस्टर जिसको कहेगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। अब अदर जज जो कि और सारे बहुत सारे जज होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई जज, मेन जज, जो कहते हैं ना सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है ना और जजेस को अपॉइंट करता है, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस को, स्टेट के जजेस को। ठीक है ना। अब हाई कोर्ट के जजेस को, वही बात है, इसमें सीएम का एक एडवाइस तो होती है, लेकिन ये एडवाइस सिर्फ एडवाइस है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज चाहेगा तो वो अपने हिसाब से किसी भी जज को जो हाई कोर्ट में बैठने के लायक है उसको हाई कोर्ट में बैठा सकता है और उसे जज बना सकता है। ये सारी चीज़ें हम जुडिशरी के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद हम और पॉइंट देखना चाहें अगर जुडिशरी की, तो जुडिशरी अपॉइंट की जाती है। एक बार अपॉइंट कर दी गई, जजेस को बैठा दिया गया, अब उनको हटाना इतना आसान नहीं है। उनको हटाने के लिए एक महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग, जैसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा ही ये जजेस को हटाया जा सकता है। बिना इम्पीचमेंट के जजेस को नहीं हटा सकता कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। अब जुडिशरी जो है हमारी, उसके पास ये भी पावर है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, तो जुडिशरी अपनी ताकत से कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज़ों को संभाल सकती है। साथ ही साथ में मतलब ये भी डिक्लेयर है कि अगर कोई लॉ पास किया गया है लेजिस्लेटिव के द्वारा और वो इनवैलिड है, वो एक वायलेशन को प्रोवाइड कर मतलब वायलेशन को क्रिएट करता है, वो ऐसे एक चीज़ को बनाता है जो कि है ना लड़ाई झगड़े करा सके और वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, तो ऐसे इनवैलिड लॉ को पास होने के बाद भी रोक सकती है कौन? हमारी जुडिशरी। अब हमारा आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का जो कि हमसे कहता है इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारा जुडिशरी है वो है ना आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के द्वारा हमसे कहता है कि जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनके मौलिक अधिकारों के साथ कोई भी ऐसा नहीं कि है ना उनके मौलिक अधिकारों को कोई छीने। ये चीज़ पे ध्यान कौन रखता है? जुडिशरी। एंड चेक्स माल प्रैक्टिसेस एंड मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और साथ ही साथ में जुडिशरी ये भी ध्यान रखता है कि अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है, उसका कोई मिसयूज और माल प्रैक्टिसेस ना करें। और कौन है वो जो इन अपनी ताकत का माल प्रैक्टिस और मिसयूज कर सकता है? वो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया गलत तो उसको रोक सकता है जुडिशरी। अब आपको एक केस बताता हूँ इसी चीज़ का, जो कि अमेंडमेंट 99 एक्ट के बारे में था। 2014 में 99 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसका नाम था एनजैक। एनजैक में कहा गया कि अब से जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री की मर्जी से चुना जाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, उसको है ना जज बना सकता है प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो इससे क्या होता है? इससे है ना पावर ट्रांसफर हो जाती प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, और फिर प्रधानमंत्री है ना जबरदस्ती डरा धमका कर किसी को भी जज बना सकता था। और इस तरह से जो पावर थी जुडिशरी की वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती, वो घटे जाती और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपनी मर्जी कर सकते थे। इसलिए जुडिशरी ने एनजैक पर कानून बनाया, एनजैक को कोर्ट में लाया, कोर्ट में ला करके एनजैक को बताया कि ये बिल्कुल गलत है और ये कानून हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहता है कि ये कानून बिल्कुल गलत है। वजह उसकी क्या है गलत होने की? उसकी गलत होने की सिर्फ एक वजह है कि ये जो कानून है, ये कानून नॉर्मली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को इतनी पावर दे रहा है
कि ये ना वो जुडिशरी को दबा सके। और हमारे संविधान में लिखा है कि जुडिशरी एक हिस्से पर है और दूसरे हिस्से पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है। तो ये कहानी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई हो। सॉरी, आज थोड़ी सी थकावट है, इसलिए है ना हल्की हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी और थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बोरिंग टाइप का है ना। पर थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, अब आपके पेपर आने वाले हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो थोड़ी लेट आएगी शायद से, पर अब अपना लास्ट चैप्टर बचा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी, करो तो करो, नहीं तो मत करो, छोड़ो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।